नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं अनुराग की बात। अनुराग की बात में हम लोग रोज़ एक नई कहानी लाएंगे, क्राइम की कहानी, खौफनाक कहानी, मर्डर मिस्ट्री, साइबर क्राइम, हर तरह की कहानी। और आज अपने पहले एपिसोड में हम सुनाने जा रहे हैं वो कहानी जिसके बारे में आप सब जानते भी हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। दुनिया की सबसे रहस्यमयी और उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री, आरूसी हेमराज हत्याकांड। और अब सीधा सीधा कहानी पे आते हैं। आरूसी हेमराज मर्डर मिस्ट्री, इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और के अलावा सीबीआई की 2 टीमों ने अलग अलग जांच की। हर जांच में अलग अलग थ्योरी दी गई। एक रहस्य ये भी था कि आखिर घर के अंदर ही आरूसी और हेमराज की हत्या हुई या फिर अलग अलग। सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों ने यह दावा किया कि राजेश तलवार ने आरूसी और हेमराज को एक कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद गुस्से में उन्होंने गोल्फ स्टिक और सर्जिकल नाइफ से कमरे में ही दोनों को मार डाला था। सीबीआई की इसी थ्योरी और दलीलों को गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को दोषी ठहराया था, जिसके बाद सज़ा भी हुई थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई ने जब ये थ्योरी और दलीलें पेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो कहानी कुछ और निकल के आई। आरूसी मर्डर मिस्ट्री की कहानी में एक अलग ही आया। वो था साइंटिफिक तथ्य जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चर्चा में तो आए, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाए। क्या था? अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं आरूसी हेमराज के कत्ल एक ही जगह हुए या अलग अलग। आरूसी हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार यानी आरूसी के माता पिता दोनों को बरी कर दिया। असल में जब कोर्ट में इस केस के बारे में सुनवाई चल रही थी, तब उसमें कई सवालों का लेकर पूरे एविडेंस और प्रैक्टिकल तरीके से जजों ने जवाब तलाशे थे। हाई कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान जज ने ये सवाल उठाए थे। जज ने पूछा था, अगर आरूसी हेमराज दोनों का कत्ल एक ही कमरे में हुआ तो मौके पर दोनों के खून होने चाहिए। क्या किसी रिपोर्ट में दोनों के खून उसी कमरे में मिले या मिलने के कोई सबूत मिले? अगर है तो वो रिपोर्ट सामने लाइए। जाहिर सी बात है, जज तो रिपोर्ट मांगेगा ही। जज के सवाल पर दोनों पक्षों में अपनी अपनी दलीलें पेश की थी। उस समय हाई कोर्ट में सीबीआई की तरफ से वकील ने जवाब दिया कि हेमराज के सिर में जिस हिस्से में चोट लगी थी वहाँ से तुरंत खून नहीं निकल सकता है। इसके अलावा उसके बाल भी घने थे, जिसकी वजह से खून बाहर नहीं आ सका। सीबीआई की ये दलील सुनकर जज भी थोड़ा हैरान हो गया। इसलिए सुनवाई के बीच में ही जज ने हाईकोर्ट के एक डॉक्टर को बुलवाया। हाईकोर्ट के जज ने एक डॉक्टर को बुलवाया। इसके बाद सीबीआई को घटनाक्रम का डेमो दिखाकर बताने को कहा गया। इसे देखकर डॉक्टर ने अपनी राय दी कि सीबीआई का दावा गलत है। जाहिर सी बात है, डॉक्टर है, वो गलत नहीं बताएगा। इसलिए जज ने सीबीआई को फिर से पूरा समझाने के लिए कहा था, लेकिन फिर सीबीआई कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरूसी के कमरे में जितने ब्लड स्पॉट वाले सबूत मिले थे, उन सभी में सिर्फ और सिर्फ आरूसी के खून ही थे, हेमराज का खून नहीं था। और अगर साइंटिफिक साक्ष्यों की बात करें तो ये रिपोर्ट आप खुद ही देख लीजिएगा, कभी आपको गूगल पे मिल जाएगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास कहीं होता है तो मैं आपको दिखा सकूँ। CFSL दिल्ली की 19 जून 2008 की रिपोर्ट से ये पता चला था कि आरूसी के तकिए, बेडशीट और गद्दे की जांच में हेमराज का कोई डीएनए या ब्लड नहीं पाया गया था, सिवाय आरूसी के। CDFD यानी द सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के डीएनए एक्सपर्ट SPR प्रसाद ने
6 नवंबर 2008 की रिपोर्ट में कहा था कि कमरे में सिर्फ आरुषि का ही डीएनए मिला था। इसके साथ ही CFSL दिल्ली के सुरेश कुमार सिंगला, मैं सही नाम ले रहा हूँ तो, ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हेमराज के कपड़ों पर आरुषि का ब्लड नहीं मिला था। यानी ये साफ है कि यहाँ आरुषि का कत्ल हुआ, वहाँ हेमराज को नहीं मारा गया था। अच्छा, दूसरा दावा क्या, बड़ा सवाल क्या है? दूसरा एक और बड़ा सवाल है, डॉक्टर तलवार के फ्लैट का दरवाज़ा किस तरफ से बंद था, बाहर से या अंदर से? अगर ये साफ हो गया तो पता यह भी चल जाएगा कि कातिल घर के अंदर का ही था या कोई बाहरी था। अब जज के इस सवाल के को पूछे जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी क्योंकि घटना के बाद सबसे पहले घर में आने वाली नौकरानी भारती ही थी। इस नौकरानी का बयान था कोर्ट के में कई बार बदला गया था। बड़ी चीज़ है, एक नौकरानी अपना बयान कई बार अगर कोर्ट में बदल रही है तो एक बड़ा सवाल होता है। तो ऐसे में हर बार एक रहस्य बना कि आखिर तलवार के घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था या नहीं। ये एक बड़ी बात है कि नौकरानी बयान बदल रही कि दरवाज़ा अंदर से बंद था या बाहर से। लेकिन फिर भी कोर्ट में इस बात की भी बहस हुई। हाई कोर्ट में इसके संबंध में नौकरानी भारती के बयान का एक डॉक्यूमेंट पेश किया था। ये डॉक्यूमेंट गाजियाबाद CBI कोर्ट में भारती द्वारा पेश किया गया बयान था। इस संबंध में नौकरानी भारती ने जो बयान दिया था उसके स्टेटमेंट में लिखा गया था कि भारती ने उस बयान में कहा था कि जो मुझे समझाया गया है वही बयान मैं दे रही हूँ। अब नौकरानी ने समझाने वाले बात क्यों कही? कोर्ट में ये सवाल उठाया गया। तब से CBI की तरफ से दलील की गई थी कि ऐसा लिखने में गलत हो गया था, इसलिए बयान में लिखा हुआ शब्द जो मुझे समझाया गया है उस समझाया में से या शब्द को नहीं पढ़ा जाए। असल में सही वाक्य इस प्रकार है, जो मुझे समझ में आया वही बयान मैं यहाँ दे रही हूँ। ये CBI ने कोर्ट में जो दलील दी है उसमें कहा था। अब फिर से एक सवाल में उलझी CBI की ये दलील सुनकर जज भी मुस्कुराने लगे थे। लेकिन इसके बाद CBI ने कहा था कि जब उनकी टीम घर पर पहली बार जांच करने पहुंची थी तो वहां का वीडियो भी बनाया था। उससे भी दरवाज़ा बंद होने और नौकरानी की चाबी देने का डेमो किया गया था, जिसमें दरवाजे को बाहर से नहीं बंद होने की पुष्टि हुई थी। और इस पर जज ने कहा उस वीडियो को दिखाया जाए। इस पर फिर CBI पक्ष एक तरफ से समय मांगा गया, लेकिन वह वीडियो पेश नहीं किया जा सका। अच्छा, समय मांगने के बाद भी CBI वीडियो ना पेश कर पाए, बड़ा सवाल है, बड़ी बात होती है। इस पर बचाव पक्ष ने तुरंत ये सवाल उठाया था कि अगर ये वीडियो इतना ही महत्वपूर्ण था तो इसे एविडेंस के पार्ट में पहले क्यों नहीं रखा गया। असल में इस वीडियो वाले साक्ष्य को CBI ने अपने एविडेंस के रूप में शामिल नहीं किया था, बल्कि केवल बहस के दौरान इसका जिक्र किया था। अब शामिल क्यों नहीं किया, बहस के दौरान केवल क्यों जिक्र किया, ये तो CBI ही बता सकती है। लेकिन CBI ने दावा किया था कि आरुषि के कमरे में ही हेमराज को भी मारा गया था। लेकिन फॉरेंसिक जो रिपोर्ट थी उनमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक बेहद ही खास सबूत मिला था जिसे CBI ने जानबूझकर इग्नोर कर दिया था। वो सबूत था डॉक्टर राजेश तलवार के क्लिनिक में बतौर कंपाउंडर काम करने वाले कृष्णा के घर से जब्त किए गए पर्पल तकिए पर हेमराज की खून का निशान। अच्छा, खून का निशान होना, वो भी कृष्णा कंपाउंडर, उसके घर में रखे तकिए पर, ये बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। इस पर CBI ने क्यों काम नहीं किया, क्या था,
ये तो सीबीआई ही बताएगी। दरअसल सीबीआई ने 16 जून 2008 को कंपाउंडर के कमरे से उसका तकिया जब्त कर हैदराबाद में फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। इसकी जांच रिपोर्ट में पता चला कि जिस पर्पल तकिए पर खून मिला था वो हेमराज का था। ये रिपोर्ट जब सामने आई तो सीबीआई ने उससे मानने के बजाय यह कहकर बंद कर दिया कि यह फॉरेंसिक लैब की तरफ से टाइपिंग की गलती है। कहीं टाइपिंग की गलती सीबीआई की तरफ से हो जाती है, समझाया कि जैसे समझा, और दूसरी गलती ये कि रिपोर्ट जब सामने आई तो सीबीआई ने उससे मानने से ये कहकर मना कर दिया कि फॉरेंसिक लैब की तरफ से ये टाइपिंग की गलती है। ये क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन सीबीआई ने इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को टाइपो एरर कह दिया था, ये सच है। अब भले ही सीबीआई ने इसे टाइपिंग की गड़बड़ी बता दी थी, लेकिन कोर्ट में जज ये सुनकर हैरान थे कि जहाँ जहाँ सीबीआई की थ्योरी के खिलाफ सबूत थे उसे सीबीआई अधिकारी कोई ना कोई चूक बता देते थे। जैसे नौकरानी भारती के बयान को भी टाइपिंग की गलती बता दी, इसी तरह कृष्णा के तकिए पर हेमराज के खून मिलने को भी टाइपिंग की गड़बड़ी बता दी थी। बड़ी बात है। सीबीआई ने इस आरोसी हत्याकांड में एक सीनियर अधिकारी और मई 2008 में नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट रहे पीसीएस अधिकारी संजय चौहान के बयान को प्रमुखता से उठाया था। सीबीआई को दिए बयान में उस समय के सिटी मजिस्ट्रेट संजय चौहान ने कहा था, उस समय मैं बतौर नोएडा में सिटी मजिस्ट्रेट तैनात था। 16 मई 2008 की सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करने नोएडा स्टेडियम आ रहा था। तभी पता चला कि सेक्टर 25 में काफ़ी संख्या में पुलिस है, इसलिए वहाँ गया तो देखा फ्लैट से छत पर जाने वाली सीढ़ी व रेलिंग पर खून के निशान। अब संजय चौहान के इस बयान की तलवार की तरफ से बचाव पक्ष के वकील के सवाल से पोल खुल गई थी। असल में गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट में संजय चौहान से सवाल पूछा गया था कि वो रहते तो ग्रेटर नोएडा में हैं, लेकिन उस दिन मॉर्निंग वॉक करने के लिए 28 किलोमीटर दूर नोएडा स्टेडियम में क्यों आ रहे थे। अगर उस दिन वॉक के लिए आए भी थे तो उस समय अधिकारी ने नोएडा पुलिस की जांच के दौरान उस समय के एसएचओ को अपना कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दर्ज कराया था। इसके अलावा हैरान करने वाली बात यह भी थी कि संजय चौहान किस समय घटनास्थल पर आए थे। इस बारे में मौके पर तैनात किसी भी पुलिस अधिकारी को कोई जानकारी नहीं थी। ना ही उस समय मौके पर खड़े दर्जनों मीडिया कर्मियों के कैमरे में वो कभी कैद हुए। ऐसे में जब इस अधिकारी का नाम सीबीआई की पहली टीम में भी नहीं आया, लेकिन सीबीआई की दूसरी टीम की जांच में अचानक इनका बयान सामने आ गया, ये जानकारी जब हाईकोर्ट के सामने आई तब जज ने संजय चौहान को प्लांटेड विटनेस करार दिया था। बड़ा अजीबोगरीब कहानी है। चलिए, आपको जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। अनुराग की बात के अगले एपिसोड में। ये थी आरुषि हेमराज की कहानी। नमस्कार।